हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसए। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और अपने स्टडी में लगे होंगे। पिछली लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की बात की थी इस पेपर की, और आज इस क्लास में बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 22 की। ये क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, जिसमें लिखा है कि 5 भागों को हल कीजिए। मतलब इसमें 6 प्रश्न आएंगे और आपको केवल साथियों मेरे प्यारे साथियों 5 प्रश्न ही हल करना है। लेकिन मैं इस क्लास में आप सभी को 6 प्रश्न हल करके दिखाऊंगा। 6 प्रश्न क्यों हल करके दिखाऊंगा? जिससे कि आपको सारे प्रश्नों का जानकारी तो हो जाए, जिससे कि आपको कोई डाउट ना लगे। बाकी जो भी क्लास में डाउट होगा कमेंट में पूछते जाइएगा। आइए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। लेकिन आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों। इसका लिखा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 17 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न आता है। इतना सिंपल प्रश्न है। हल लिखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से क्या देखिए रखा है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पहले मानेंगे साथियों, माना एक्स स्क्वायर प्लस 12, यहाँ पर प्लस 7x लिखा है। अब इस प्रश्न को अगर आप ऐसे ही हल करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको सही क्रम में करेंगे, क्योंकि साथियों बीच में x वाला होना चाहिए। तो 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये प्रश्न अपने आप में सही हो गया साथियों। ओके, अब देखिए ध्यान से साथियों, हमें 7 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो क्या होगा, 4 प्लस 3। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस 3 x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट तोड़ेंगे, 4 एकम 4, 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। ओके, अब आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, एक पेयर बनाएंगे, दो का जोड़ा बनाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, जो दोनों के पास होगा, दोनों के पास x है तो x कॉमन ले लेंगे। एक ब्रैकेट में x प्लस 4 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों के पास x तो है नहीं, लेकिन संख्याएं हैं। दोनों संख्या में से उस संख्या को कॉमन लेंगे जिसके पहाड़ में दोनों संख्या आ जाए। तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 के पहाड़ में 3 भी आ जाएगा और 3 के पहाड़ में 12 भी आ जाएगा। तो x 3 चौको 12 इक्वल टू 0। अब जो बाहर उसको हम लोग एक ब्रैकेट में रखेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस 3, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 3 इक्वल टू 0 एक बार हो जाएगा, दूसरी बार में x प्लस 4 इक्वल टू 0। प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर आएगा -3। यहाँ पर भी x बराबर क्या आएगा, -4। इसे बोलते हैं अल्फा, इसे बोलते हैं बीटा। तो अल्फा और बीटा का मान तो पता चल गया। यहाँ से अपना ये ए का मान होता है, यहाँ से बी का मान होता है, ये सी का मान होता है। आइए हम सत्यता की जांच करते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सत्यता। सत्यता क्या, सत्यता की जांच करना है क्या साथियों, सत्यता की जांच। ओके, पहला हम निकालेंगे साथियों शून्यांकों का योगफल। क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योगफल। पहले योगफल की हम जांच करेंगे। योगफल का सूत्र होता है मेरे प्यारे साथियों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/1। अल्फा का मान -3 है, बीटा का मान -4 है साथियों। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, -3 रखेंगे और यहाँ पर -4 हो जाएगा, बराबर में माइनस लगाएंगे। बी का मान यहाँ से हम 12 लेंगे। क्या लेंगे, पर बी का मान 12 नहीं होगी, हमारा सही क्रम में तो यह है। तो ए का मान ये होगा, बी का मान ये और सी का मान ये गलत हो गया साथियों। बी का मान 7 लेंगे। क्या लेंगे, 7 लेंगे। ओके, और यहाँ पर ए का मान तो कुछ नहीं, तो 1 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। -7 बराबर क्या होगा, -7। यहाँ पर क्या है, LHS बराबर क्या है, LHS बराबर क्या है, RHS है। तो ये जांच हो गया। दूसरा हमको जांच करना होता है साथियों शून्यांकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल। सूत्र होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा का मान -3 है साथियों, बी का मान आपका साथियों -4, मतलब बीटा का मान -4 हो जाएगा, बराबर सी का मान यहाँ पर साथियों देखेंगे तो 12 हो जाएगा साथियों, और ए का मान 1 रखेंगे। 4 से 12 माइनस प्लस 12 बराबर 12 आया। तो क्या यहाँ पर भी क्या है साथियों, LHS बराबर क्या है, RHS है। तो अपना ये सवाल लग गया। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आएगा। तो यहाँ जरूर लिख दीजिएगा, अतः शून्यांक क्या, अतः शून्यांक बराबर -3, -4।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इतना सिंपल सवाल है और आपको ये 4 नंबर देगा और आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका मजबूत भी हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को हल करेंगे। खा नंबर क्वेश्चन का पहले हल लिखेंगे और ये 22 नंबर का खा है तो 22 नंबर का खा लिखेंगे। सवाल में पूछा है और लिखा भी है, क्या देखिए रखा लिखेंगे। लिखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत आसान तरीके से हल करेंगे। लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x, फिर माना छोटी क्या है, छोटी संख्या बराबर y। बड़ी संख्या हमारी x है, छोटी संख्या हमारी y है। अब देखिए प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार अगर हम चलेंगे तो कह रहा है इनके वर्गों का अंतर 180 है, मतलब कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है 180 देखिए रखा है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर आगे लिखा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब कि यहाँ पे दूसरी बार देखेंगे तो y का जो स्क्वायर होगा ये 8x के बराबर होगा। समीकरण 2 मान लेते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में जरूर आया होगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 में x स्क्वायर का मान रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखने पर, अब y स्क्वायर का मान वहाँ पर 8x हो जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों ये हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पर 8x बराबर 180 हो जाएगा। इसको प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो मेरे प्यारे साथियों इसका फैक्टर करेंगे तो 180 का ऐसा फैक्टर करना है 8 के बराबर कि मेरे प्यारे साथियों घटाने पर 8 है, गुणा करने में 180 है, तो 18 धाम में 180 होता है। 18 को 10 से घटाएंगे साथियों तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे। इन दोनों में केवल x कामन है मेरे प्यारे साथियों, तो x कामन ले लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 18 एक ब्रैकेट में, प्लस यहाँ पर 10 कामन ले लेंगे तो x 18 था हम 180 तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, ब्रैकेट में बाहर 0। ओके, यहाँ पर एक ब्रैकेट बाहर वाला एक साथ रखेंगे तो x माइनस 10 एक सॉरी x प्लस 10 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x माइनस 18 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 इक्वल टू 0 एक बार और x माइनस 18 इक्वल टू 1 0, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में x बराबर माइनस 10 और x बराबर कितना है 18 हो जाएगा। तो याद रखिए प्लस वाला हम लेते हैं, माइनस वाली संख्या नहीं ली जाएगी। यहाँ पे साथियों यहाँ पे आपका जो वर्ग था वो प्लस में ही जाएगा। तो x का मान क्या 18, तो हमें बड़ी संख्या तो पता चल गई लेकिन छोटी संख्या तो पता नहीं चली। तो हम क्या करेंगे इस x के मान को समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो आइए आगे हल करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे साथियों कि x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 अपना क्या था वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा 8x था। यहाँ पर x का मान 18 रख देंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा साथियों 8 गुणे 18 आएगा। तो वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा साथियों, और वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट 144 हो जाएगा। वाई से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस ये 12 बन जाएगा। तो वाई का मान साथियों प्लस माइनस 12 आया, चूँकि प्लस वाला ही लेंगे तो अब हम लोग मान लिखेंगे अतः, क्योंकि हमारा x का मान 18 आया था और y का मान 12 है, तो लिखेंगे अतः बड़ी संख्या कितना होगा 18 तथा छोटी संख्या 12 है। यही अपना क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ जरूर लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने हल किया। ये 12 लिखा हुआ है, ये 18 लिखा हुआ है। देख लीजिए एक बार फिर से मैंने इस प्रश्न को कैसे हल किया था, जैसे कि आपके प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। बहुत ही आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है, बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तक हम लोग 2 प्रश्नों को हल किए हैं और आइए इसी क्रम में लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को भी हल। मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर गाह लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गए 2 स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। मतलब ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को मैं 2-3 बार लगवा चुका हूँ। हर बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे हल 22 का गा। पहले एक वृत्त से संबंधित सवाल है, पहले एक वृत्त बना लेंगे। कह रहा कि वृत्त के बाह्य बिंदु से,
वृत्त अच्छी तरीके से बनाएगा, प्रकार से मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो वृत्त के बाह्य बिंदु P से हम मान लेते हैं, और यहाँ से क्या है, एक हमने स्पर्श रेखा डाल दिया। ओके, ऐसे यहाँ पर हमने केंद्र इसका O मान लिया है, इसको हमने ऐसे मिला दिया है। ओके, इसको हमने A मान लिया है, इसको हमने B मान लिया है। यहाँ से धीरे धीरे एक बिंदु भी डाल देते हैं हम लोग। तो ये कितने 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पर में 10.1 से पढ़ चुके हैं। अब हमें सिद्ध करना है साथियों कि यहाँ पे बना हुआ कोण, यहाँ पर बना हुआ कोण 180 डिग्री के बराबर है कि नहीं, दोनों को मिला के। तो आइए हल करते हैं, लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग हल करते हैं, आप घबराइए नहीं। लिखेंगे, चित्र से त्रिभुज PAO में, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे साथियों तो OAP एंगल OAP प्लस एंगल APO एंगल APO प्लस ये क्या है, APO हो गया POA एंगल POA बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ पे OAP 90 डिग्री, क्योंकि सबसे पहले में 10.1 से, तो लिखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री लिखेंगे, प्लस एंगल APO प्लस एंगल POA बराबर 180 डिग्री। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल OAP बराबर 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिख सकते हैं पर में 10.1 से। ओके, और यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का यहाँ लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ओके, अब आपको समझ में आ गया कैसे मैंने किया है। ये 90 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं एंगल APO प्लस एंगल POA इक्वल टू साथियों 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल साथियों ये कितना आएगा, एंगल APO प्लस एंगल POA बराबर 90 डिग्री आएगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण क्या मानेंगे, 1 मानेंगे साथियों। ओके, अब आइए हम नीचे त्रिभुज बना है PBO में बात करते हैं। लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखेंगे, अब लिखेंगे, अब त्रिभुज PBO में एंगल OPB या PBO लिख दें, एंगल PBO बराबर 90 डिग्री कहाँ से, पर में 10.1 से। ओके, अब हम लोग क्या बात करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो अगर तीनों कोणों का बात करेंगे तो एंगल PBO रख लो पहले, एंगल PBO प्लस BOP एंगल BPO प्लस BPO इधर से हो जाएगा, और प्लस एंगल POB इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 डिग्री है ही, तो यहाँ पे 90 रख लेंगे, तो 90 डिग्री एंगल BPO प्लस एंगल POB बराबर 180 डिग्री, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो एंगल BPO प्लस एंगल POB बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ओके, अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल BPO प्लस एंगल POB बराबर 90 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे साथियों समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ओके, अब समीकरण 1 हमारे पास क्या है, एंगल APO, तो यहाँ लिखेंगे एंगल APO प्लस हमारे पास क्या था, एंगल POA बराबर 90 डिग्री, ये था। ओके, और हमारे पास एक ये क्या था, हमारे पास एक ये था साथियों BPO, तो एंगल BPO प्लस एंगल POB बराबर 90 डिग्री। इनको जोड़ लेंगे तो आगे जब बढ़ेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे साथियों। अब देखिए ध्यान से, अगर हमने इस कोण निकालना है AOB में, तो AOB में क्या आएगा, हमारे पास क्या आ रहा है, POB आ रहा है, POA आ रहा है, POO और यहाँ पे POB आ रहा है, POB आ रहा है। मतलब इस कोण को एक साथ रखेंगे, इस कोण को एक साथ रखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा एंगल A, ये P लिखा है, PO
प्लस एंगल बी पी ओ प्लस यहाँ पे एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी, ओके, बराबर 90 90 180 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ से बनाएंगे तो ए पी बी बनेगा, तो यहाँ लिख देंगे एंगल ए पी बी। यहाँ से बनाएंगे तो ए ओ बी निकलेगा, एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। और यही हमको सिद्ध करना था, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या हैंस प्रूव्ड, ओके, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर आप ज़्यादा चाहते हो तो पहले से इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो ऐसा ही चित्र बना के आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कितना आसान है प्रश्न, लेकिन आसान इतना नहीं जितना हम लोग समझ के बैठ जाते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको सवाल आसान नहीं लगने वाला है। आइए इसी क्रम हम लोग आगे बढ़े। आकृति में ओ ए और ओ बी बराबर ओ सी ओ डी, ये गुणे में देख रखा। दर्शाइए एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल डी एंगल बी के बराबर है। ये चित्र आपके पास है, हम इस चित्र को पहले यहाँ पर बना लेते हैं। चित्र क्या है, एक ऐसा तीर खींचा हुआ है, एक बड़ा सा तीर खींचा हुआ है, ओके, और इसकी लाइन को यहाँ पर मिला दिया गया है और इस लाइन को वहाँ पर मिला दिया गया है, ओके। इसे ए माना गया है, इसे बी माना गया है, ये सी माना गया, इसे डी माना गया है और यहाँ पर ओ माना गया है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास चित्र बन गया, हल लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग साथियों, हम लोग 22 नंबर का घा नंबर करने जा रहे हैं। क्या देख के रखा, पहले लिख लेंगे। लिखेंगे दिया है ओ ए, बिंदु के जब हम गुणा मानेंगे, ओ ए गुणे ओ बी बराबर ओ सी गुणे ओ डी। और सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इसी प्रश्न को हम लोग हल करेंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए, अगर ये गुणे में देखे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हल करना शुरू करते हैं। अगर ओ ए पॉइंट ओ बी बराबर ओ सी ओ डी, इसको और आगे हल करेंगे तो ये गुणे में आया है, मतलब ये क्या हो जाएगा, लिख लेंगे अर्थात था ओ ए इधर आएगा ओ सी बराबर ये हो जाएगा ओ डी बटा ओ बी, ओके। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा, ओके। और कह सकता हूँ त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज सी ओ बी में एंगल ए ओ डी बराबर होगा एंगल सी ओ बी। कैसे है, शीर्षाभिमुख। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि जहाँ पर शब्द एक्स बनता है वहाँ पर क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, शीर्षाभिमुख कोण बनता है। अब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण, ओके। शीर्षाभिमुख कोण जरूर लिख दीजिए। ये हो गया, कोण बराबर है, यहाँ पे दो भुजाएं बराबर, तो लिख सकते हैं कि एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ओ डी समरूप है। क्या है साथियों, समरूप है त्रिभुज सी ओ बी लिखिए। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो समरूप में संगत भुजाएं होती हैं और इसलिए लिखेंगे इसलिए क्या, इसलिए एंगल ए जो होगा साथियों ये एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी जो होगा एंगल डी के बराबर होगा। क्यों लिख देंगे, संगत भुजाओं के क्या, संगत भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, मतलब संगत भुजाओं के संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों क्वेश्चन नंबर 22 आपको समझ में आया होगा और जो डाउट होगा पूछेंगे जरूर। बहुत ही आसान तरीक़ों से मैंने बताया, अगर कोई डाउट हो पूछेगा जरूर। इतना छोटा सा सवाल है और ये 4 नंबर आपको देगा। थोड़ा सा मेहनत करना है, बस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आइए 2 सवाल हमें और लगाना है और आज हमारा 4 नंबर का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो हम क्वेश्चन नंबर 22 का अंगा नंबर पढ़ते हैं। लिखा है, ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है, मतलब 52 पट्टी को घोटा पिटाला गया, उसमें से एक पट्टी निकाल ली गई। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक नंबर 1 बादशाह होगा, नंबर 2 बादशाह नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे दिया है कि कुल पत्ते
कुल पत्ते बराबर 52। अब देखिए सबसे पहले बाप को पता होना चाहिए बादशाह कितने होते हैं, तो बादशाह 4 होते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे बादशाह होने की प्रायिकता, लिखेंगे बादशाह होगा, ब्रैकेट बंद करके आप पी लिख देंगे तो ये प्रायिकता का मात्रा हो, बराबर लिखेंगे 52 पत्तों में बादशाह, क्या 52 पत्तों में बादशाह बटा कुल पत्ते। तो 52 बादशाहों में से तो 52 पत्तों में 4 बादशाह होता है, 4 ऊपर हो जाएगा। कुल पत्ते हमारे 52 है तो 52 हो जाएगा, 4 एक कम 4, 13 चौका 52, तो साथियों 1/13 आएगा, 1/13 आएगा। मतलब कि बादशाह होने की प्रायिकता कितनी, 1/13 है। फिर आगे पूछा है साथियों कि बादशाह नहीं होगा, तो बादशाह नहीं होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे। नंबर दूसरा प्रायिकता आपके लिए पी लिखेंगे ब्रैकेट में बादशाह नहीं होगा, बादशाह नहीं होने की प्रायिकता क्या है। अब बादशाह से वंचित कार्ड, क्या बादशाह को छोड़कर कितने कार्ड होंगे, तो कुल बादशाह के कार्ड कितने थे 4। अब बादशाह के कार्ड को हटा दिया गया तो कितने कार्ड बचेंगे, 52 में से 48 लिखेंगे 48 ऊपर लिखेंगे। कुल पत्तों की संख्या कितनी है 52, तो साथ इसको काटेंगे 24 ऊपर आएगा, 2 से काटेंगे नीचे 26 आएगा, तो कितना आया 24/26 आएगा। 2 एक कम 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 3 6, तो कितना आएगा 12/13। 12/13 क्या है, बादशाह नहीं होने की प्रायिकता है, और 1/13 क्या है, बादशाह होने की प्रायिकता। तो लास्ट में लिखेंगे जरूर कि अतः नंबर 1 बादशाह होने की प्रायिकता बराबर 1/13, और नंबर दूसरा बादशाह नहीं होने की प्रायिकता ऐसे लिखनी चाहिए मुझे, प्रायिकता बराबर कितना होगा 12/13। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा, ये आंसर है आपका। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, इतनी आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप इसमें महारत हासिल करेंगे। और ये 4 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको महसूस हो रहा होगा। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट अंतिम सवाल लगाते हैं, जो कि हमारा 4 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, 22 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे हाले लिखेंगे सबसे पहले, और 22 नंबर डाल के ब्रैकेट में 4 लिखेंगे। यहाँ पे हम पहले सारणी पहले बना लेंगे, हमें माध्यक ज्ञात करना है, इस बात को जरूर याद रखिएगा, मीन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे वर्ग अंतराल लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साथियों वर्ग अंतराल, यहाँ पर हो जाएगा साथियों बारंबारता, यहाँ पे हो जाएगा साथियों संचयी बारंबारता, क्योंकि जब साथियों हमें माध्यक निकालना हो तो संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। संचयी बारंबारता को साथियों CF से लिखते हैं, इसे बारंबारता को F से लिखा जाता है। वर्ग अंतराल 0 से 10 दे के रखा है, ये बारंबारता 5 है। 10 से 20 दे के रखा है तो ये साथियों 8 है। 20 से साथियों 30 दे के रखा है तो ये आपका 20 है। 30 से साथियों 40 दे के रखा है साथियों, ये आपका कितना है 15 दे के रखा है। और 30 से 40 के बाद 40 से 50 है, 40 से 50 वालों में साथियों 7 दे के रखा है, ये 50 लिखा हुआ है, और ये 50 लिखा है। और 50 से 60 वालों में 5 बारंबारता दे के रखी। बस हमने नोट कर लिया जो सवाल नोट करना था। अब मैं आपके सामने सवाल को लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर हम लोग योग लिखते हैं, क्या लिखते हैं योग। अब ध्यान दीजिएगा, पहले संचय बारंबारता निकालने के लिए इस वाले बारंबारता को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, और फिर इसको तिर्यक जोड़ते रहते हैं। 8 5 13 हो जाएगा, 13 और 20 33 हो जाएगा, 33 15 48 हो जाएगा, 48 और 7 55 हो जाएगा, 55 और 5 60 हो जाएगा। जो लास्ट में 60 आता है ये n का मान होता है, इसलिए हम पहले सिग्मा यहाँ पर इसको जोड़ना होता है, बाद में जोड़ेंगे, इसको लास्ट में जोड़ना जरूर पड़ेगा, यहाँ नहीं दूसरे में जोड़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए हमें निकालना संचयी बारंबारता, सबसे पहले इस n को लिखेंगे, तो n बराबर कितना हो जाएगा 60। n के बाद निकालेंगे n/2,
यानी 5/2 निकालेंगे तो 60/2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6 मतलब 30 आएगा। तो यह अनुपात 2 का मान कितना हो गया साथियों, 30 आ गया। अब यह अनुपात 2 से हम निर्धारित करेंगे कि हमारी संचयी बारंबारता क्या है। अब संचयी बारंबारता में देखेंगे जो 30 से बड़ा होगा वही अपना होगा। तो सिर्फ 30 से बड़ा तो आप कहोगे बहुत सारा है, लेकिन नहीं, 30 से बड़ा का मतलब उसके करीब हो, तो 33 है। तो 33 वाले को पूरा हम लॉक कर देंगे। क्या करेंगे, पूरा का पूरा 33 वाले को लॉक करेंगे। हमने क्यों लॉक किया कि जो हमारा यह अनुपात 2 30 आया है, संचयी बारंबारता इसी के आसपास की होती है, मतलब इससे बड़ी होती है। हम 13 5 नहीं ले सकते हैं, 48 55 60 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके पास 33 है 30 के पास। तो 33 को हम लिख सकते हैं, पूरे को मैंने लॉक कर लिया। जो मैंने लॉक किया इसके ऊपर वाला होता संचयी बारंबारता, तो यहाँ पे CF लिखेंगे। तो CF का मान कितना हो जाएगा 13, CF का मान कितना हो जाएगा 13। ये होता है F का मान, तो F का मान कितना हो जाएगा 20। इससे यहाँ पर आएगा तो ये L का मान होता है, L बराबर 20 हो जाएगा साथियों। L का मान 20 हो गया, और ये 20 और 10 20 और 30 का अंतर जो होता है 10, तो H का मान हो जाएगा 10। ये हमारे पास हो गया, और यह अनुपात 2 हमारे पास 30 देखिएगा। अब माध्यक निकालने लेंगे बहुत ही आसान फार्मूले से। माध्यक का फार्मूला मेरे प्यारे साथियों होता है, माध्यक बराबर फार्मूला होता है L प्लस H, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में N/2 माइनस CF बटा F। ये सूत्र होता है माध्यक निकालने का। L का मान साथियों यहाँ पर 20 है, हम 20 लिखेंगे। H का मान साथियों 10 है, 10 लिखेंगे। N/2 का मान 30 है, माइनस CF का मान साथियों आपका 13 है, और F का मान आपका साथियों 20 है। ओके, आगे बढ़ेंगे तो हम 20 प्लस 10 गुणे, यहाँ पर साथियों 30 में से 13 जाएगा, 17 बचने वाला है, बटा यहाँ पर 20, 0 से 0 काट लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 प्लस 17 बटा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दूना 40 हो जाएगा, 40 प्लस 17 बटा 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 40 से 17 जोड़ेंगे तो ये 57 हो जाएगा, 57 बटा 2 हो जाएगा। 57 को हम 2 से क्या करेंगे, भाग कर लेंगे साथियों। तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे 57 को, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा साथियों। यहाँ पर आपका 2 बचेगा, साथियों 1 बचेगा, 17 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 5, कितना हो जाएगा 2 पंचे सॉरी यहाँ पे पॉइंट से 0 बढ़ेगा, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। ये अपना अपना क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर कितना 28.5, कितना हो जाएगा 28.5। मैं इसको क्या मानता हूँ, मैं इसको रफ मान लेता हूँ और इसको मैं काट सकता हूँ। ओके, तो हमारा कितना आंसर आएगा 28.5 लिखेंगे, लास्ट में आंसर लिखेंगे। अतः इस बारंबारता सारणी का माध्यक 28.5 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो आप लगा ले जाएंगे, और मेरी पूरी गारंटी है इसका एक सवाल जरूर आता है। बहुलक का, माध्यक का, माध्यम, तीनों में से एक सवाल 4 नंबर का भी आता है, कभी कभी 6 नंबर का भी सवाल पूछ लेता है, 2 नंबर का भी सवाल पूछ लेता है। तो याद रखिए सवाल कैसा पूछा गया, कितने नंबर का पूछा गया, उसके हिसाब से मेहनत करेंगे। देखिए मैंने आपके सामने इस प्रश्न को हल किया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। बाकी साथियों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और उन दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए जो कहते हैं साथियों मैथ बहुत कठिन है। देखिए मैथ कितनी आसान है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और अपने क्लास में टॉप करने का मजा ले रहे होंगे, और मजा मारने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में मिलो साथियों, 6 नंबर के प्रश्नों को हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने इससे प्रीवियस की क्लास को नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में सारी क्लास पड़ी हुई है, सभी को देख लीजिए। बाकी आज के लिए रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।